हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय आपका साइंस टीचर अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लगातार पिछले कुछ वीडियो से साइंस को लेकर जो हमारी तैयारी एग्ज़ाम के प्रति हो रही है उसके बारे में कुछ सेल्फ जो हमारा था सेल्फ असेसमेंट या स्व मूल्यांकन अपन जैसे कहते हैं वो लेकर चल रहे थे। ये हमारा छठा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले 5 पार्ट में अपन ने छोटे छोटे सवालों जो ऑब्जेक्टिव टाइप के सवालों के बारे में चर्चा की थी और उनसे हमारी तैयारी को परखा था। अब फिर से एक बार उपस्थित हूँ आपके साथ छठा पार्ट लेकर, ठीक है, जिसमें फिर एक बार 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, पीलिया का रोग कारक कौन सा है। ये पहला सवाल है, पीलिया का रोग कारक कौन सा है, अर्थात पीलिया किससे फैलता है। जीवाणु, पीलिया किससे फैलता है, जीवाणु से, कृमि से, विषाणु से या प्रोटोजोआ से, ठीक है। बताइए फटाफट। विषाणु किससे फैलता है, पीलिया किससे फैलता है, तो इसका आंसर है विषाणु से, वायरस। विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब पीलिया को जो अपन साधारण भाषा में हेपेटाइटिस वायरस या जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है। इसमें हाथों की अंगुलियां, नाखून, ये सब क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था पीलिया का रोग कारक कौन होता है, वायरस होता है, विषाणु होता है। अगला है हमारा सवाल, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइए फटाफट। ऑप्शन है आपके रिकेटस, रतौंधी, रक्ताल्पता या गेंगा रोग। रक्ताल्पता या गेंगा रोग, बताइए। ऑप्शन है आपके सामने और पूछा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। अच्छे से समझाया है आपको पूरा पहले लेसन का, जो हमारा भोजन, संतुलित आहार जो भोजन है, उसमें पहले ही पेज पे सबसे नीचे एक सारणी बनी हुई, वहाँ पर ये इसका आंसर है, ठीक है। हमने पढ़ा है अच्छे से। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसमें रात के समय शाम होने के बाद धुंधला दिखाई देता है, और ज़्यादा विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रात के बाद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये तो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। रक्ताल्पता होता है हमारा विटामिन के की कमी से, ठीक है। और गेंगा रोग होता है हमारा जो चौथा ऑप्शन, वो होता है आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। अब आयोडीन का जो नियंत्रण, संतुलन कौन बनाए रखता है, कौन सी ग्रंथि बनाए रखती है, कोई बताएगा, ठीक है। थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि क्या करती हैं, आयोडीन का संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। इससे एक हार्मोन निकलता है, कौन सा, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, एस्कार्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग। एस्कार्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, पेलाग्रा, एनीमिया, स्क्रवी या बेरी बेरी। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने,
इस बार विटामिन का नाम, विटामिन नहीं दिया है, विटामिन का वैज्ञानिक नाम दे दिया है। ठीक है, ये नहीं बताया है कि विटामिन ए बी सी डी ई के कौन से विटामिन की कमी से रोग होता है। ठीक है, ठीक है, क्या रोग होगा यहाँ पर बताए, वैज्ञानिक नाम दे के आपको उससे कमी से होने वाला रोग पूछ लिया है। ऑप्शन आपके सामने पेलाग्रा, एनीमिया, स्क्रवी, बेरी बेरी। तो बताइए इसका आंसर है स्क्रवी, स्क्रवी इसका आंसर है। ठीक है, पेलाग्रा रोग विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी बेरी और B2 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। ठीक है, एनीमिया रोग 4 कारकों की वजह से, मुख्य रूप से तो रक्त की कमी से होता है। ठीक है, इसके अलावा RH कारक कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हीमोग्लोबिन की कमी से भी क्या रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। फिर लोहे की कमी से, रक्त में आयरन की कमी से भी क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। तो इन 4 चीज़ों, रक्त, RH, हीमोग्लोबिन और लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, बेरी बेरी रोग के बारे में अपन ने कल भी ये सवाल था, बेरी बेरी रोग विटामिन बी या B1 की कमी से होता है। विटामिन जो बी है वो 12, लगभग बी नहीं है, वो विटामिन बी कई सारे विटामिनों का समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था में उद्यान मटर का पुष्प होता है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य अगर उसमें छेड़छाड़ ना करे, किसी भी प्रकार का अपने प्रयोग ना करे, तो वो पौधा कैसा है? वो पौधा स्वपरागित है, परपरागित है, एक लिंगी है या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए फटाफट। तीसरा जो हमारा अध्याय है आनुवांशिकी, वहाँ से ये सवाल लिया गया है। प्राकृतिक अवस्था में उद्यान मटर का पुष्प होता है, क्या होता है बताइए। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में उद्यान मटर का पुष्प होता है, क्या होता है, फूल क्या होता है। ठीक है, वो स्वपरागित होता है, अपने आप उसमें परागण होता है, परपरागित होता है या मनुष्य को करवाना पड़ता है, या फिर एक लिंगी होता है। ठीक है, एक लिंगी होता है, अर्थात पुंकेसर और मादा स्त्री केसर दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होता है? इसका आंसर है स्वपरागित, यानी इसमें परागण अपने आप होता है प्राकृतिक रूप से। पर परागण में क्या होता है? मनुष्य द्वारा करवाया जाता है, जिसमें कीड़ों द्वारा भी होता है, हवा वायु इनके द्वारा भी होता है। एक लिंगी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अलग अलग फूलों में होते हैं। ये अच्छा सवाल है। चौथा, सर्वप्रथम रक्तदान संपादित किया, पूरे विश्व में पूछ रहा है, भारत में नहीं पूछ रहा है, भारत में नहीं पूरे विश्व में पूछ रहा है, सर्वप्रथम रक्तदान कब किया, किसने किया था सबसे पहले पूरे विश्व में? देखिए, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर जॉन्स या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कौन से हैं? कौन सा इसका आंसर होगा बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट, ये बैप्टिस्ट या बैप्टिस्ट डेनिस है। ठीक है, जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इन्होंने एक भेड़ का रक्त मनुष्य को चढ़ाया था। ठीक है, पहली बार जब प्रयोग किया तो भेड़ का रक्त इन्होंने मनुष्य में स्थानांतरण किया था। ठीक है, रक्तवाहिनियों की सुरक्षा तथा रक्तस्राव रोकने में मदद करती हैं। छठा सवाल, रक्तवाहिनियों की सुरक्षा कौन करती है और रक्तस्राव रोकने में मदद कौन करती है? इस क्वेश्चन में ये लास्ट जो लाइन लिखा है रक्तस्राव रोकने से, यहाँ से आपका उत्तर आराम से निकल सकता है, क्योंकि पूछा गया है किसने, कौन रोकने में मदद करता है? श्वेत रक्त कणिका WBC, लाल रक्त कणिका RBC, बिंबाणु प्लेटलेट्स, या फिर रक्त समूह ब्लड ग्रुप? बताइए कौन है जो रक्तवाहिनियों की सुरक्षा एवं रक्तस्राव को रोकने का कार्य करता है? तो इसका आंसर है आंसर स, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जो रक्त का थक्का क्या करता है, जहाँ चोट लगती है वहाँ रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। रक्त का थक्का जमेगा तो रक्त को रोकेगा ही। ठीक है, WBC क्या करती है? WBC को सैनिक कणिकाएं कहती हैं, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता
बढ़ाती हैं। आरबीसी का क्या कार्य है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? गैसों के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है। सातवां है, वह कौन सा भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है? वह कौन सा भाग है जो क्या करता है? प्रतिजन से क्रिया करता है। प्रतिजन से क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे, वह कौन सा भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है? वह कौन सा भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है? प्रतिजन से क्रिया करने वाला कौन सा भाग है? ऑप्शन है आपके एंटीजनी, पैराटोप, कोशिका या प्रोटीन। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। चौथा अध्याय है जिसमें दूसरे पेज पे एक बड़ा सा पैराग्राफ है, वहाँ पर अपन ने ये परिभाषा लिखी थी। ठीक है। वह कौन सा भाग है जिसमें प्रतिजन से क्रिया करता है? ठीक है। अर्थात इस सवाल को और आसान आपके लिए बता दूं, अगर आपको याद आए तो, प्रतिरक्षी का वह कौन सा भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है? बताइए फटाफट। देखिए, प्रतिरक्षी का वह कौन सा भाग है जो प्रतिजन से क्रिया करता है? तो वह है हमारा पैराटोप। देखिए, जो देखिए जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि पूरा जो प्रतिजन प्रतिरक्षी आपस में क्रिया करके हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं, ठीक है, तो वो आपस में एक दूसरे पर पूर्ण रूप से ओवरलैपित नहीं होते हैं, पूरे एक दूसरे पर ढक नहीं जाते हैं, एक दूसरे पर पूरे आरोपित नहीं होते हैं। ठीक है। बस प्रतिजन का थोड़ा सा भाग किससे क्रिया करता है? प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। तो प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसे कहते हैं अपन उसे कहते हैं एपिटोप, जबकि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है, और ये हमारा सवाल पूछा गया था, उसे क्या कहते हैं? पैराटोप। उसे पैराटोप कहते हैं। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। बताइए फटाफट, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? जल्दी से बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है? NHCO3, CaO, Cl3, CaO या CaCl2। ठीक है, बताइए। बताइए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका आंसर है CaOCl3। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है। NHCO3 इसका सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो कहलाती है। वो ऑक्सीकरण की वह अभिक्रिया, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अब अभिक्रिया वह है जिसमें ऑक्सीजन एक पदार्थ में जुड़ेगी, ये फिक्स है, और वो ऑक्सीजन उस पदार्थ में जुड़ के अभिक्रिया करने से क्या होगा? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा। तो सोचिए ऐसी अभिक्रिया कौन सी होगी? ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनके बारे में ही अपन को सोचना है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, प्रकाश रसायन, या ऊष्मा सेपी या दहन अभिक्रिया। ठीक है, बताइए फटाफट, ऊष्मा सेपी या दहन अभिक्रिया। देखिए, पहला तो है ऊष्मा शोषी, अर्थात ऊष्मा को ग्रहण करने वाली, और सवाल में कहा गया कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती हो, अर्थात त्यागती हो। तो यहाँ तो ऊष्मा त्यागने का पूछा और यहाँ ऊष्मा शोषी दे रहा है, ये तो ऑप्शन अपना पहले ही कट गया। ठीक है,
ये तो ऑप्शन पहले ही कर दिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश देने पर, सूर्य के प्रकाश में क्या हो, ऊष्मा हो। अब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो तो सूर्य का प्रकाश हम देंगे तो ऊष्मा देंगे ना। तो ऊष्मा जब अपन देते हैं और हमें पूछा गया है कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता हो, यहाँ तो हम ऊष्मा और प्रकाश दे रहे हैं, ठीक है, ऊष्मा प्रकाश रसायन में, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो जस्ट इसके उल्टा हो गए। दो ऑप्शन है आपके पास, ऊष्मा सेपी और दहन अभिक्रिया, ठीक है। अगर प्रकाश देने पर कुछ अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊष्मा त्यागी जाती है, लेकिन हमें कहा गया है दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में क्या होता है, जो भी जलाने लायक पदार्थ होता है उसमें कार्बन होता है, ठीक है, उसमें कार्बन होता है और ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। तो अभिक्रिया कौन सी होगी, यदि अभिक्रिया में ऑक्सीकरण जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उस अभिक्रिया को अपन ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब जैसे ही अपन किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, गर्मी बाहर आती है, गर्मी निकलती है, गर्म होता है, और प्रकाश भी होता है, प्रकाश भी हमें प्राप्त होता है, थोड़ा उजाला भी होता है। तो ये तीनों चीज़ें दहन अभिक्रिया, तीनों शर्तें दहन अभिक्रिया पूरी कर रही हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या है, दहन। फिर समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, आज का लास्ट सवाल, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, कैसा होता है बताइए फटाफट। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, ठीक है, सीधा दिखता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक नहीं होता। क्योंकि अगर आप अपने घर में समतल दर्पण के सामने जाके खड़े होंगे तो हम अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे उसके सामने, तो हमें सामने दिखेगा कि जो दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है वो हमें उसमें राइट हैंड उठ रहा है। लेफ्ट हैंड उठाने पर राइट हैंड उठता है और राइट हैंड उठाने पर लेफ्ट हैंड उठता है। तो ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि वास्तविकता में तो हम लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं और सामने राइट हैंड उठ रहा है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की घटना जिसमें प्रतिबिंब का दायां भाग, बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां दिखे और बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखे, इस घटना को हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं, उल्टा परावर्तन। पार्श्व का मतलब होता है उल्टा परावर्तन, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, फिर एक बार आपके साथ उपस्थित होंगे नए कुछ इम्पोर्टेंट सवाल क्वेश्चंस लेकर। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और अनवीरा क्लासेस से अपनी तैयारी को जारी रखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।